हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग। अब जब भी हम डेटा साइंस की फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, पर क्योंकि हमें इन प्रोफेशंस का या इन डोमेन्स का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट, एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा इंजीनियर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा प्रोफेशन है जो हमें चूज करना चाहिए, और साथ के साथ उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, और किस तरीके का काम हमें एक्चुअली फील्ड के अंदर जाके करना पड़ता है। अब जब भी हम इन फील्ड्स की बात करते हैं उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना होगा एआई, हमने सुना होगा मशीन लर्निंग, हमने सुना होगा डीप लर्निंग। ये सारी की सारी टर्म्स डेटा साइंस या इनफैक्ट इन जनरल इस फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं एआई के साथ। सबसे ब्रॉड टर्म, सबसे मेजर टर्म जो हमें सुनने को मिलती है वो होती है एआई। अब एआई की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। एआई का मतलब होता है व्हेन वी टीच आवर मशीन्स टू थिंक ऑन देयर ओन एंड टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस ऑफ एआई देखे होंगे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी और डाली जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, या इसके साथ में हमने रिकमेंडेशन इंजन देखा होगा नेटफ्लिक्स का कि किस तरीके से जो मूवी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट मूवी या टीवी शो हमें कौन सा देखना चाहिए। या फिर हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, हमारे वॉइस असिस्टेंट्स हो गए जैसे सिरी, एलेक्सा, ओके गूगल। ये सारे के सारे रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशंस हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक और सब डोमेन होता है जिसको हम नाम दे देते हैं मशीन लर्निंग। जितनी भी मशीन लर्निंग यानी जितनी भी एमएल होती है वो सारी की सारी एआई ही होती है। हाँ, कुछ एआई हो सकती है जो एमएल बेस्ड ना हो, जैसे हमारी रूल बेस्ड एआई इज नॉट मशीन लर्निंग बट इट इज स्टिल पार्ट ऑफ एआई। अब जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो एमएल इज द सबसेट ऑफ एआई जिसके अंदर हम डेटा को यूज करके उसके ऊपर काफी सारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स को लगा के प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। आज की डेट में जितनी भी एआई हम देखते हैं उसमें से मैक्सिमम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। अब मशीन लर्निंग को अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके 3 सब टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग होती है जिसमें जो भी हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है वो सारा लेबल डेटा होता है, यानी हमें पता है किस इनपुट के हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईमेल्स में स्पैम फिल्टरिंग के लिए कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी ऐसा डेटा होगा जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स होंगे और हमारे पास आउटपुट भी होगा कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है। तो यहाँ पर हम सुपरवाइज लर्निंग को यूज करके पता करेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई ईमेल आता है तो उसमें से कौन से ईमेल के कितने % चांसेस हैं एक स्पैम ईमेल्स होने के और कितने ईमेल्स हमारे पास जेन्युइन है। दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमारे पास आउटपुट अननोन होता है। इसमें जनरली हम क्लस्टरिंग या एसोसिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और तीसरा टाइप होता है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर जनरली कुछ डेटा हमारे पास लेबल्ड होता है और कुछ डेटा हमारे पास अनलेबल्ड होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक काफी अच्छी इंप्लीमेंटेशन हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, यानी किस तरीके का कंटेंट हमें आगे देखना चाहिए बेस्ड अपॉन कि हमने पुराना कंटेंट कौन सा देखा था। अब ये तो हो गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट होता है जिसे हम डीप लर्निंग कह देते हैं। डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स कहने का मतलब है कि डीप लर्निंग के अंदर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को बिल्ड कर पाएं जो हमारी ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम करता है, और इसी तरीके की बहुत सारी नेटवर्क की जब हम लेयर्स लगा देते हैं तो वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा डीप बन जाता है, और यहीं से हमारे पास डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। डीप लर्निंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स है जिनको हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे ANN हो गए हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN हो गए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, या फिर RNN हो गए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। एंड फिर डीप लर्निंग का ही एक और सबसेट आता है जिसे हम कहते हैं जेनरेटिव AI या शॉर्ट में जेन AI। आज हमने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, हमने डाली जैसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, हमने मिड जर्नी देखा होगा। ये सारे के सारे पार्ट हैं जेनरेटिव एआई का। डीप लर्निंग की ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम जेनरेटिव एआई कहते हैं। जेनरेटिव एआई वो एआई होती है जो नए कंटेंट को, क्रिएटिव कंटेंट को जनरेट कर सकती है। जेनरेटिव एआई नया टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, नई ऑडियो जनरेट कर सकती है, नई वीडियोस जनरेट कर सकती है, नई इमेजेस जनरेट कर सकती है। एंड दिस इज बेसिकली द क्रिएटिव पार्ट ऑफ एआई, यानी ये आर्टिस्टिक एआई है जो ऐसी चीजें जनरेट करेगी जो शायद पहले कभी किसी ने जनरेट ना की हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड।
अब यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं उनको मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कई बार इंटरनेट के ऊपर हमें ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते हैं कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर हम चैट जीपीटी पे मास्टरी कर लेंगे, हम एआई के मास्टर बन जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों के अंदर हमें बिल्कुल नहीं फंसना। चैट जीपीटी या इनफैक्ट जेनरेटिव एआई काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एआई है। जनरली जो लोग चैट जीपीटी या फिर जेनरेटिव एआई के ऊपर काम भी करते हैं वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, और उनमें से कई लोगों ने इस फील्ड में एटलीस्ट 10-15 ईयर्स लगाए होते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास पीएचडी तक भी होती है। उस नॉलेज को हम किसी 2-2.5 घंटे के ट्यूटोरियल के अंदर कहीं से मैच नहीं कर सकते। तो हमारे पास एज अ बिगिनर ये नॉलेज होनी चाहिए कि चैट जीपीटी को यूज करना और चैट जीपीटी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये तो हो गई सारी की सारी एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई की बातें। अब यहाँ पर डेटा साइंस कैसे फिट इन करता है? डेटा साइंस इज बेसिकली ऑल ऑफ दिस एंड प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। यानी डेटा साइंस इससे भी बड़ी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर जो एक डेटा साइंटिस्ट होता है वो किसी मशीन लर्निंग, किसी डीप लर्निंग, किसी जनरेटिव एआई या किसी नॉर्मल एआई प्रॉब्लम के ऊपर तो काम करता ही है। मतलब उसे ये चीज़ें तो आती हैं, प्लस उसे क्या आता है, प्लस उसका अच्छा कमांड होता है ऑन मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो हमारे डीप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसका एक स्ट्रॉन्ग कमांड होता है और उसमें उसे डिफरेंट टूल्स की भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो अगर हम डेटा साइंस की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो उस केस में हमारी मशीन लर्निंग तो स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ के साथ हमारी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द फील्ड डिमांड्स। तो अब अगर बेसिक टर्म्स का हमें आइडिया हो गया, अब जानते हैं कि डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। जनरली जो हमारा पूरा का पूरा ये एक पाइपलाइन होती है कि हम कहीं से रॉ डेटा लेकर आए, उसको हमने अच्छे डेटा के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर हमने कुछ एनालिसिस किया, उसके बाद वहाँ से हमने उसके ऊपर कोई मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको बिल्ड किया, और फिर वहाँ से अच्छे कुछ रिजल्ट्स हमने निकाले जिसको अपने बिजनेस के अंदर हमने अप्लाई किया। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम 4 स्टेप्स के अंदर अगर डिवाइड करें तो पहला स्टेप होगा जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे अच्छे से हम स्टोर करा के रख रहे हैं। तो ये वाला जो काम होता है ये जनरली हमारे डेटा इंजीनियर्स का होता है। डेटा इंजीनियर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बिल्ड अ गुड, स्टेबल, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डेटा जो दूसरे डेटा एनालिटिक्स हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट हैं उनके पास अच्छे से अवेलेबल हो जाए। एंड ये वैसे सुनने में आसान लग रहा होगा कि कलेक्ट एंड स्टोर डेटा, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। तो ये जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो होते ही हैं, यानी इनके पास एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्लस साथ के साथ ये बिग डेटा पर काम करना भी जानते हैं। तो टू बिकम अ डेटा इंजीनियर हमारे पास ये सारे के सारे स्किल सेट्स होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेप। अच्छा, इसमें एक और चीज़, कई बार ये स्टेप्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर डेटा इंजीनियर का काम सिर्फ इतना हो, प्लस किसी दूसरी कंपनी के अंदर हो सकता है डेटा इंजीनियर फर्स्ट स्टेप तो करता ही हो, साथ के साथ दूसरे स्टेप के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट वो करता हो। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम आ जाते हैं डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, एंड उसके बाद इसी डेटा को क्लीन करने के बाद एनालाइज करना, लेबल करना, ये जो सेकंड एंड थर्ड स्टेप होते हैं जनरली डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि वो डेटा को देखते हैं, उससे कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं, और फिर उन इंसाइट्स यानी वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, उस चीज के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे टैबलो हो गया या पावर BI हो गया। उसके साथ में हमारी फील्ड के अंदर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि हम कई बार जो डेटा है उससे जो हमने इंसाइट्स निकाले हैं वो दूसरे लोगों को प्रेजेंट कर रहे होंगे, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे होंगे। एंड उसके साथ में अगर आपके पास बेसिक मैथ या बेसिक पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर नॉलेज है तो दैट इज कंसिडर्ड अ बिग प्लस। अब ये जो रोल होता है ये जनरली कुछ लोग इसे नॉन टेक्निकल की कैटेगरी में भी डालते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज के अंदर डेटा एनालिस्ट कोई कोडिंग नहीं कर रहे होते, जबकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर डेटा एनालिस्ट थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर रहे होते हैं, बट जनरली इस रोल के अंदर ज़्यादा कोडिंग नहीं हो रही होती। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें ये सारे के सारे स्किल सेट्स हैं जो आने चाहिए। एंड उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेप आता है डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन मॉडलिंग करना। यानी अगर हमारे पास एक बार डेटा आ गया, अच्छा क्लीन डेटा, लेबल डेटा, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करेंगे, उस डेटा को यूज़ करके हम अच्छे मॉडल्स बिल्ड कर रहे होंगे जो आगे जाकर कंपनी के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा काम है, यानी
यानी जिसमें एक्चुअल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई हो रही हैं, ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। इसके अलावा कुछ और एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे A/B टेस्टिंग हो गई। तो इस तरीके की जो टेस्टिंग होती है वो भी हमारे डेटा साइंटिस्ट ही कर रहे होते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। जनरली ये जो रोल होता है ये हमारे डेटा इंजीनियर्स का होता है, ये जो रोल होता है ये हमारे डेटा एनालिस्ट का होता है, और ये जो रोल होता है ये हमारे डेटा साइंटिस्ट का होता है। अब एक और डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि अलग अलग कंपनीज में ये टर्म्स अलग अलग तरीके से यूज हो जाती हैं। यानी हो सकता है किसी एक स्टार्टअप के अंदर एक जो डेटा साइंटिस्ट जो स्टार्टअप हायर करना चाह रहा है वो उसको नाम डेटा साइंटिस्ट दे रहे हैं पर उससे काम सारे के सारे करवा रहे हैं, ये भी पॉसिबल होता है। तो जनरली अगर हम ऑब्जर्व करें तो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हो सकते हैं जिसमें अगर छोटी टीम हो डेटा साइंस की तो उसमें हो सकता है डेटा साइंटिस्ट ही काफ़ी सारे डिफरेंट काम हो जो खुद कर रहा हो, जो शायद उनकी डोमेन का पार्ट ना हो। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनीज के अंदर इफ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल तो उसमें जनरली एक क्लियर सेग्रीगेशन देखने को मिलता है कि किस व्यक्ति का रोल एक डेटा इंजीनियर का होता है, किस व्यक्ति का रोल एक डेटा एनालिस्ट का है, और किस व्यक्ति का रोल एक डेटा साइंटिस्ट का रोल है। अब अगर डेटा साइंस की इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जनरली जितने भी बड़े बड़े पैकेजेस हमें सुनने को मिलते हैं वो मेजॉरिटी डेटा साइंटिस्ट को दिए जाते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज स्किल सेट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अर्निंग वाइज यानी जनरल अर्निंग वाइज हमारे डेटा इंजीनियर्स आते हैं, एंड उसके बाद आते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट। अब एज अ फ्रेशर मेजॉरिटी कंपनीज जब प्लेसमेंट के लिए हायर करती हैं डेटा साइंस फील्ड के अंदर तो वो डेटा एनालिस्ट को हायर कर रही होती हैं जिसके अंदर हमारा ज़्यादा कोडिंग का रोल नहीं होता। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फ्रेशर है जिसे कोडिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे कोडिंग के अंदर तो इंटरेस्ट है पर स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के अंदर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम डेटा साइंस की डोमेन में स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं कंपनीज के अंदर, एंड उसके बाद धीरे धीरे वो बिग डेटा को यूज करके दे शिफ्ट टू डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। एंड इफ यू आर समबडी जिसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको डेटा साइंस को एज अ फील्ड टारगेट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ की इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा साइंस का काम हो रहा होता है तो कई बार कंपनीज ये भी प्रेफर करती हैं कि जिस डेटा साइंटिस्ट को वो हायर कर रहे हो उनके पास एटलीस्ट एक PhD डिग्री हो। तो इसीलिए अगर डेटा साइंटिस्ट बनना अगर हम चाहते हैं तो उसमें या तो हमारा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए फील्ड के अंदर, टाइम के साथ हम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन करते चले जाए, या फिर हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि आगे जाकर मुझे इस फील्ड के अंदर मास्टर्स या PhD को टारगेट करना है। एडिशनली इन द डेटा साइंस फील्ड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू शिफ्ट योर डोमेन। यानी हो सकता है कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करो बट उसके बाद आप कोडिंग सीखना स्टार्ट करो, आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे यू शिफ्ट टू अ डेटा इंजीनियरिंग डोमेन। एंड उसके बाद हो सकता है कि आप आगे मास्टर्स कर रहे हो या आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस ले रहे हो, अपने साइड प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो। अब डेटा साइंस के अंदर जो पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। पैकेजेस इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कंट्री के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर हैं या आप एग्जैक्टली किस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका स्किल लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ हमारा पैकेज भी बढ़ रहा होगा। बट एज अ फ्रेशर जो स्टार्टिंग में हमें पोजीशंस मिल रही होंगी वो मेजॉरिटी डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन होंगी जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो एवरेज पैकेज 4 से 7 LPA के बीच में रेंज करता है। तो आई होप कि डेटा साइंस की फील्ड में अगर हम एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा डिसाइड करने में कि एग्जैक्टली वो कौन सी फील्ड है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए और उस फील्ड के अंदर जाके कौन कौन से स्किल सेट्स हैं जिनको आपको जाकर सीखना चाहिए। इसके अलावा कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।